हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। तो जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, कंजूसी ना किया करो, कर दिया करो, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना तो कर ही दिया करो भाई। तो आप सभी को पता है बच्चों की क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर 2 हमारा विलियन वाला चल रहा है, ठीक है। तो सभी आ चुके हो, उम्मीद करता हूँ आ चुके होंगे, नहीं आए हो तो जल्दी से आ जाओ। क्लास भाई बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों डिस्कस करें। कैसे हो सभी? लाइक एंड शेयर कर देना। एक और चीज देखो, ये जो क्लास है केमिस्ट्री का वो 6:15 बजे हुआ, बड़े बड़े ठीक ठाक चल रही होगी। आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों डिस्कस करेंगे। पहले अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? हम लोग पढ़ क्या रहे थे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हम लोग पढ़ रहे थे विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्म। विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्म हम लोग डिस्कस बच्चों कर रहे हैं, शायद सभी बच्चों को पता होगी जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। जिसके मैंने 4 गुण आपको बताए थे, ठीक है। नंबर 1 पराशर दाब, नंबर 1 पराशर दाब, नंबर 2 क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, नंबर 3 हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, चौथा था हमारा वाष्प दाब, वाष्प दाब अवनमन, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे हैं, शायद सभी को पता होगा। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर हैं उन सभी को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या चल रहा था। अभी तक क्या हुआ भाई? पराशर दाब में बहुत सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, शायद सभी को पता होगा। तनु विलयनों की वॉन्ट ऑफ समीकरण भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पराशर दाब किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, शायद सभी को पता होगा। इससे रिलेटेड यार कुछ डेफिनेशंस और रह गई थी, जैसे एक समपराश्री विलयन होता है, सम पराश्री विलयन। अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट करो कि समपराश्री विलयन किसे कहते हैं। एक हमारे यहाँ पर समदाबी विलयन रह गया है। ये छोटी छोटी हेडिंग कभी कभी एक एक नंबर में आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। समदाबी विलयन देखो, अगर समपराश्री, सम का मतलब समान, पराश्री का मतलब पराशर दाब। सम दाबी, सम का मतलब समान और दाबी का मतलब यहाँ पर वाष्प दाब से होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। जल्दी से लाइक एंड शेयर करिए, बहुत कम बच्चे लाइव हैं भाई, कम से कम आज का टारगेट 200 प्लस है, ठीक है। इतने बच्चे तो रहने चाहिए भाई सेशन में, अगर इतने ना आए तो फिर बेकार है, ठीक है। इतने बच्चे तो सेशन में रहने चाहिए लास्ट तक। देखो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लो। सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो अब, ठीक है। एकदम गजब बेहतरीन तरीके से जिसको बोलते हैं ना, वो चीज हम लोग कर रहे हैं अब, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो समपराश्री और समदाबी अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करो, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। समपराश्री यहां लिखो, समान ताप पर, समान ताप पर जिन विलयनों के, जिन विलयनों के पराशरण दाब समान होते हैं, क्या? पराशरण दाब समान होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समपराश्री विलयन कहते हैं, समपराश्री विलयन कहते हैं। अब आपके पास 2 विलयन हैं, थोड़ा सा मैं इसको कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा भाई कि आपके पास भाई 2 विलयन हैं, 2 पात्र मैंने यहाँ ले रखे हैं, एक पात्र ये रहा, एक पात्र ये रहा। अब इन दोनों विलयनों की खासियत क्या है भाई कि दोनों के जो ऑस्मोटिक प्रेशर हैं, दोनों पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, चाहे वो ये वाला विलयन हो चाहे ये वाला विलयन हो, बट कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है, टेम्परेचर दोनों का समान होना चाहिए, तभी हम उनको समपराश्री विलयन बोलेंगे। तो समान ताप पर जिन विलयनों के पराशर दाब कैसे होते हैं? समान। इन दोनों के पराशर दाब कैसे होंगे? दोनों विलयनों के कैसे होंगे बच्चों? समान होंगे। तो ये दोनों विलयन हमारे क्या कहलाएंगे? समपराश्री विलयन। इन दोनों विलयनों को क्या कहेंगे? समपराश्री। समदाबी हम इसी तरीके से बनाते हैं, बट यहाँ पर पराशर दाब होता है, यहाँ पर वाष्प दाब होता है, बस इतना सा अंतर रहता है। तो यहाँ लिख लीजिए, समान ताप पर, समान ताप पर जिन विलयनों के, जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं, वाष्प दाब समान होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? वो समदाबी, ठीक है, समदाबी विलयन कहलाते हैं।
समदाबी। अब ये वाष्प दाब क्या होता है आपको धीरे धीरे करके, क्योंकि एक हमारा पॉइंट ये रहा वाष्प दाब अवनमन, यहाँ पर हम लोग क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक के बारे में, हिमांक के बारे में और वाष्प दाब के बारे में, इनका देखो बेसिक फंडा भी हमको पता होना चाहिए। जैसे आज हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, तो आपको सबसे पहले मैं क्वथनांक के बारे में बताऊंगा, भाई वेपर पॉइंट आखिर होता क्या, क्वथनांक आखिर किसे कहते हैं, फिर ये क्वथनांक उन्नयन आपको समझ में आएगा। तो हम विद कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है, समदाबी विलयन कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये दो छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई कि अगर हमारे पास दो विलयन हैं और उन दोनों विलयनों के क्या वाष्प दाब, पराशर दाब एक अलग चीज है, वाष्प दाब एक अलग चीज है। पराशर दाब तो आप लोगों ने यहां पर समझा भाई, और वाष्प दाब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो आपको और डिटेल में और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समान ताप पर जिन विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं उन्हें समपराश्री विलयन कहते हैं, और जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं, क्या वाष्प दाब समान होते हैं, उन विलयनों को समदाबी विलयन बच्चों कहा जाता है। एक दो डेफिनेशन और रहती हैं यहाँ पर, अति पराश्री विलयन और अल्प पराश्री, दो डेफिनेशन और समझ लो यहाँ पर, कभी कभी आ जाती है भाई ये भी, अति पराश्री विलयन, ठीक है, और एक रहता हमारा अल्प पराश्री विलयन, अल्प पराश्री विलयन। अगर आपको पता है तो मेरे को जल्दी से कमेंट करो कि अति पराश्री और अल्प पराश्री इनकी डेफिनेशंस क्या होगी। अगर आपको पता है जल्दी से कमेंट करो, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करना, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, डू फास्ट। अगर पता है तो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहां तक क्लियर है ना, डेफिनेशन बना लोगे कि समान ताप पर दो विलयनों में, दो विलयन हमारे पास है, उन दो विलयनों में जिस विलयन का पराशर दाब अधिक होता है उसको अति पराश्री विलयन कहते हैं, और जिस विलयन का पराशर दाब कम होता है उसको अल्प पराश्री विलयन कहा जाता है। बस ये दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, क्लियर। इनको तैयार कर लेना, कभी कभी एक एक नंबर में चीजें देखने को आपको मिल सकती हैं। अब डाल लीजिए भाई दूसरा पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। सबसे पहले मैं आपको यहां पर क्वथनांक से थोड़ा सा रूबरू कराऊंगा, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, एलिवेशन ऑफ वेपर पॉइंट होता क्या है। देखो अगर आपने क्वथनांक के बारे में अगर सुना हो कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जिस ताप पर विलायक के अंदर जो भी द्रव है आपका, लिक्विड है जो भी है, उसके अंदर वायु के बुलबुले बनने लगे, उस टेम्परेचर को, उस ताप को उसका क्वथनांक कहा जाता है। जैसे आपने एक छोटा सा नाम सुना होगा जल, अगर मैं आपसे पूछूं भाई जल का क्वथनांक कितना होता है तो शायद सभी बच्चे कहेंगे सर 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जल का क्या है भाई, वाटर क्या है, एक द्रव है, लिक्विड फॉर्म है, जल का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्वथनांक उन्नयन कहां से टर्म आया, अगर मैं इस जल में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दूं, ठीक है, जैसे मैंने ग्लूकोज मिला दिया, सुक्रोज मिला दिया, यूरिया मिला दिया, अगर इनमें से मैंने कोई मिला दिया तो क्या अब भी जल का क्वथनांक उतना ही रहेगा जितना पहले था। बताओ क्या जल का क्वथनांक उतना ही होगा, क्या 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, नहीं, यहां पर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, और जो वृद्धि हो रही है उसको कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, अगर आपको नहीं पता है तो उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। तो जो आपने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया है उसको मिलाने के बाद क्या होगा, जो भी विलायक है उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसको हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप आसानी से बना सकते हो, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, क्लियर है यहां तक। अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ है जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होने वाला है, ठीक है, अगर यहां पर कपूर ले लेना, नहीं, वो ऊर्ध्वपादज पदार्थ है, अर्थात जैसे गर्म करोगे वो वाष्पित हो जाएगा। तो किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने से विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसको कहा जाता है क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। लिख लोगे डेफिनेशन, क्या लिखोगे मैंने बता दिया, किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है। अब हमने मानिए भाई यूरिया मिला दिया, मात्रा बढ़ाते जाओगे क्वथनांक उन्नयन बढ़ता जाएगा, यूरिया मिला दिया, भाई यूरिया मिलने के बाद क्या जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, नहीं, हो सकता है भाई 102 हो जाए, 103 हो जाए, 104 हो जाए, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी मात्रा इसमें मिलाई है, वो उस पर डिपेंड करेगा।
तो जितनी वृद्धि हुई 100 के बाद जो भी हो रहा है आगे, जो भी टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, वो क्या कहलाएगा बच्चा? वो क्वथनांक उन्नयन कहलाएगा। ये कब हुआ? जब हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ, यूरिया है, ग्लूकोज है, चीनी है, इनको मिलाया, उसके बाद हमने उसको गर्म किया। गर्म करने पर हमने देखा कि जल का क्वथनांक अब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, अब उससे इंक्रीज हो चुका है, अब उससे बढ़ चुका है। तो जो वृद्धि हुई है उसी को कहा जाता है बच्चों क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी अवाष्पशील पदार्थ के, किसी अवाष्पशील पदार्थ को, अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर, किसी विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में, विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी से बताओ। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो भाई डेल्टा टी बी, या डेल्टा टी में यहां पर लिख दे रहा हूं, इसे डेल्टा टी बी लगा सकते हो, भी लगाना चाहते हो नहीं तो डेल्टा टी लिख दो। इसे डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं यहां पर एक छोटी सी चीज यहां पर लिखना चाहूं जो आपको क्लियर कर सके, भाई क्वथनांक उन्नयन आखिर है क्या? अगर आपसे कोई पूछे तो यहां लिखोगे क्वथनांक उन्नयन बराबर। अब एक चीज बताओ, हमने यूरिया को जल में घोला, अब वो क्या बना? सॉल्यूशन, विलयन बना। तो यहां पर लिखोगे इज इक्वल टू विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक माइनस जल क्या है? विलायक है, माइनस विलायक का क्वथनांक, माइनस विलायक का क्वथनांक। इसको कहा जाता है बच्चों क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला आप लोग याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे भाई क्वथनांक उन्नयन है क्या, तो सपोज करिए यार कि जल का क्वथनांक तो आपको पता है भाई 100 है। ठीक है, अब आपने 4 ग्राम 5 ग्राम जितना भी मिलाया है, उसको मिलाने के बाद विलायक के क्वथनांक में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। अब विलयन का क्वथनांक कितना हो गया बताओ? पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, 5 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 105। तो यहां पर हमारा क्वथनांक उन्नयन जो डेल्टा टी है वो कितना हो जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस क्या है? हमारा क्वथनांक उन्नयन है। ठीक है ना? ऐसे करके हम क्वथनांक उन्नयन बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखना कि जो क्वथनांक उन्नयन है वो विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक के क्वथनांक के द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है ना? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्वथनांक उन्नयन कैसे निकालोगे, तो आप इस फॉर्मूला के द्वारा बता सकते हो कि भाई आखिर क्वथनांक उन्नयन कैसे निकाला जाए। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? बात आती है भाई ये किस पर डिपेंड करता है, तो यहां लिख लीजिए किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन, किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन विलेय की अणुक सांद्रता के, अब ये क्या होता है वो सब समझ में आ जाएगा, अणुक सांद्रता के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है अभी मैं समझाऊंगा। तो भाई विलेय, जो विलयन है उस विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन है वो विलेय की अणुक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसका मतलब क्या है पता है सभी को या नहीं पता? जल्दी से बताओ कि विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि हुई भाई वो विलेय की अणुक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि क्वथनांक उन्नयन वो क्या है? डेल्टा टी। अगर विलेय की अणुक सांद्रता, सांद्रता को सी से दिखाते हैं भाई, उसको अगर हम सीएम से रिप्रेजेंट करें, किससे रिप्रेजेंट करें? सीएम से, तो हमारा एक फॉर्मूला ये बन जाएगा डेल्टा टी प्रोपोर्शनल सीएम, कि क्वथनांक उन्नयन विलेय की अणुक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती। जब आप इस चिन्ह को हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है ना, यहां पर भी आएगा केबी सीएम, ये डेल्टा टी बराबर निकल के आया। जहां केबी क्या है? यहां केबी है आपका क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या है केबी? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना दूं,
इसको क्या बना दूंगा मैं, इक्वेशन फर्स्ट बना दूंगा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चे, कमेंट करो। देखो टिपिकल कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस आप समझने की कोशिश करो, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को? बहुत सिंपल चीज है। चलिए आगे की बात करते हैं। विलायक की मात्रा को, विलायक की मात्रा को 100 ग्राम के सापेक्ष, 100 ग्राम के सापेक्ष व्यक्त करने पर, व्यक्त करने पर विलेय की अणुक सांद्रता, विलेय की अणुक सांद्रता निम्न होगी। जो विलायक की मात्रा है हमने कितनी ले रखी है भाई, 100 ग्राम। आपने मोललता का फॉर्मूला गलती से पढ़ रखा होगा, पढ़ रखा है तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, विलेय का भार बटे अणु भार बटे आयतन केजी में, होता है ना, सभी को पता है, होता है। अब यहाँ पर जो विलायक की मात्रा है हमने उसको 100 ग्राम के सापेक्ष लिया है, तो होगा क्या, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बटे, विलायक की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम, कितनी है, 100 ग्राम। तो यहाँ पर 100 ग्राम के सापेक्ष व्यक्त कर रहे हैं भाई, 100 ग्राम के सापेक्ष इसको व्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कैपिटल डब्ल्यू बटे 100, 1000 के सापेक्ष नहीं, मैंने 100 ग्राम के सापेक्ष इसको व्यक्त किया। अब होने क्या वाला है, आगे आप क्या करोगे, ये 100 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, 100 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू, है ना, 100 तो आपको ऊपर गया भाई, डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू अपॉन एम। बताइए ये कर लोगे यहाँ तक सभी? अगर आपको पता है तो मेरे को बताओ, यहाँ तक कर लोगे सभी? हमने क्या निकाला, सी एम, वही भार बट्टे अणुभार बट्टे आयतन केजी में, विलायक का आयतन केजी में, बट यहाँ पर हमने 100 ग्राम के सापेक्ष इसको व्यक्त किया है, तो विलायक का भार बट्टे 100 कर दो। और नया कुछ नहीं करना भाई, मैंने यहाँ पर कुछ नया नहीं किया, यहाँ पर आप अणुभार से डिवाइड करने लग जाओ, नहीं, आयतन केजी में यूज करते हैं भाई। हाँ, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के सापेक्ष व्यक्त किया है, बस कि जो भी विलायक का भार है उसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, 100 ग्राम के सापेक्ष हो गया। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे उठा के रख दो। सीएम का मान, चीफ मिनिस्टर नहीं है भाई, सीएम का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो आपने इक्वेशन फर्स्ट बना रखी है वहां पर आप ये सीएम का मान यहां उठा के रख दो, ये जो निकाला है तो रखिए भाई। डेल्टा टी क्या निकल के आएगा, डेल्टा टी बराबर के बी, और ये पूरी की पूरी वैल्यू इंटू 100 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ये क्या निकल के आया भाई, ये क्वथनांक उन्नयन निकल के आया। अगर हम क्वथनांक उन्नयन निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला के द्वारा हम आसानी से क्वथनांक उन्नयन को निकाल सकते हैं। ये डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। आप चाहो तो यहाँ से स्मॉल एम निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अणुभार भाई मुझे निकालना है तो अणुभार निकल के आ जाएगा। विलेय का अणुभार क्या होगा, एम बराबर, इसको यहाँ पहुंचा दो, इसको यहाँ ले आओ, तो के बी इंटू 100 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे 100, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू है नीचे, और क्या है आपका डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इस फॉर्मूला के द्वारा हम आसानी से विलेय का अणुभार भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है तो जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, यहाँ तक देख लो भाई, सभी को क्लियर है? यहाँ तक जल्दी से बताओ, सभी को क्लियर है, यस और नो? सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी मैंने यहाँ पर लिखी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई के बी क्या है तो आप क्या बोलोगे? के बी अभी हमने बताया क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। अगर आपसे कोई पूछे भाई स्मॉल डब्ल्यू क्या है, आप कहोगे सर विलेय का भार है। अगर आपसे कोई पूछे भाई स्मॉल एम क्या है तो आप कहोगे विलेय का अणुभार है। डेल्टा टी अगर आपसे कोई पूछता है तो डेल्टा टी क्या है, क्वथनांक उन्नयन है। अगर डेल्टा डब्ल्यू अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बोलोगे, विलायक का भार है। तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए भाई, कौन कौन सी चीज क्या क्या हमको दे रखी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये बन गया। इसके ऊपर भाई बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके ऊपर इस चीज को याद रखना, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बट मैं यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और समझाना चाहूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आ चुका है, उम्मीद करता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 बर्तन ले रखे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक, ठीक है, मैं सुंदर से प्यारे से नहीं बनाए भाई, टेढ़े मेढ़े हो तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, 3 डायग्राम आप लोग देख रहे हो, सभी को दिख रहे हैं यस और नो? इनमें मैं अलग अलग मात्राएं लेने वाला हूं, अलग अलग सॉल्यूशन बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर ले रखा भाई विलायक की मात्रा सेम है, ऐसा नहीं कि विलायक मैंने यहाँ पर चेंज किया है। किसी विलायक में हमने विभिन्न विद्युत अनपघट्य की, किसी विलायक में, यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसी
विलायक में विभिन्न विद्युत अनपघट्य की विभिन्न विद्युत अनपघट्य, विद्युत अनपघट्य जानते हो, जो विलयन में आयनित नहीं होते उनको विद्युत अनपघट्य कहा जाता है। तो किसी विलायक में विभिन्न विद्युत अनपघट्य की समअणुक मतलब समान मात्रा, ये अभी समझ में आ जाएगा। समअणुक का मतलब क्या होता है कि समअणुक मात्रा घोलने से, समअणुक मात्रा घोलने से सभी विलयन समान ताप पर खौलते हैं, समान ताप पर खौलते हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं यूनिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए भाई कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अलग अलग विलयन ले रखे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ले रखा भाई यूरिया, क्या ले रखा है यूरिया, यहाँ ले रखा मैंने ग्लूकोज। ये सभी विद्युत अनपघट्य हैं, अर्थात इनको अगर ग्लूकोज को विलयन में खोलोगे तो आयनों में नहीं टूटेगा, ये विद्युत अनपघट्य है। और यहाँ पर ले रखा मैंने सुक्रोज, चीनी। अब समअणुक मात्रा का मतलब क्या है, मैंने भाई यूरिया ले रखा है, याद रखना 6 ग्राम, मैंने ग्लूकोज ले रखा है 18 ग्राम, मैंने सुक्रोज ले रखा है 34.2 ग्राम। अब हम क्या करेंगे भाई, इनकी समअणुक मतलब मोल में मात्रा या ग्राम अणु मात्रा आप निकालोगे। कैसे निकालोगे, जैसे 6 है इसका भार बट्टे अणुभार, अणुभार कितना होता है इसका 60। अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो NH2CO NH2 होता है, आप यहाँ से इसका आसानी से अणुभार निकाल सकते हो, तो 60 निकल के आएगा। जब आप इससे डिवाइड करोगे कितनी बार कटेगा, 10 टाइम्स, ऊपर 1 है, 10 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.1 मोल आपका निकल के आ गया। सेम मैंने यहाँ पर 18 ग्राम ले रखा है, ये तो 18, इसका जो अणुभार है C6H12O6, इसका अणुभार होता है बच्चों 180। 18 से 180 को काटोगे 10 टाइम्स कटेगा, और 10 से 1 को डिवाइड करोगे तो आपका 0.1 मोल निकल के आ जाएगा। सेम मैं यहाँ पर करूँगा, मेरे पास 34.2 ग्राम चीनी है, इसे मैं 342 जो कि इसका अणुभार होता है C12H22O11, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। यहाँ पर भी आप काट दोगे तो ये 10 टाइम्स कटेगा, 10 से 1 को डिवाइड करोगे तो मतलब 0.1 मोल आपका निकल के आ जाएगा। अगर आप देखोगे मात्राएं सभी में, सभी की मात्राएं देखो कितनी निकल के हैं, 0.1 मोल, 0.1 मोल, 0.1 मोल। अब हम अगर इन सभी विलयनों को गर्म करते हैं, 1 2 3, मैंने यहाँ पर वाटर ले रखा है, सभी में वाटर के साथ मैंने ये विलयन बना रखा है। किसी विलायक, कोई विलायक हमें कंफर्म वाला लेना, यानी कि आपने यहाँ पर जल ले लिया, यहाँ पर कुछ और ले लिया, यहाँ पर कुछ और ले लिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। सभी में विलायक हमारा एक जैसा होना चाहिए, तीनों में विलायक हमें एक ही लेना है। अब हमारा क्या बन गया, तीनों में एक जैसा सॉल्यूशन बन गया भाई। यहाँ पर यूरिया का सॉल्यूशन है, यहाँ पर ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, यहाँ पर सुक्रोज का सॉल्यूशन है। अब इनको हमने समान ताप पर तीनों को गर्म किया। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैंने इनको 110 डिग्री सेल्सियस पर मैंने इसको गर्म किया, 110 डिग्री सेल्सियस पर खोलने लगा, तो ये भी 110 पर ही खोलेगा और ये भी 110 डिग्री सेल्सियस पर ही खोलेगा। इस चीज को आप लोग याद रखना कि हमने जो तीनों विलयन बना रखे हैं इनकी मात्रा कैसी ले रखी है, 0.1 मोल, 0.1 मोल, 0.1 मोल। तीनों की मात्रा कैसे, समअणुक मात्रा है, समान मात्रा है। इसी वजह से तीनों विलयन क्या होते हैं भाई, समान ताप पर खोलते हैं। जब आप इन्हें गर्म करोगे ना तो एक ही ताप पर तीनों खोलेंगे, क्योंकि हमने इनकी समान मात्राएं ले रखी हैं। हो सकता है यहाँ पर 0.2 0.2 0.2 ऐसे भी बना सकते हो भाई, मात्रा इंक्रीज कर दो थोड़ी सी, ठीक है, तो ये वो भी पॉसिबल है। हमारा जो यहाँ पर टारगेट है वो क्या है कि तीनों विलयनों की जो मात्राएं आप ले रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, समअणुक मात्रा होनी चाहिए, अर्थात समान मात्रा हम लोगों को लेनी है, 0.1 मोल, 0.1 मोल, 0.1 मोल। जब हम ऐसा करते हैं तो जितने भी विलयन आप लोग ले रहे हो वो समान ताप पर खोलते हैं। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर है? मेरे को जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं आगे की बातें करता हूं। जल्दी से बताओ यहां तक सबको क्लियर है? लाइक एंड शेयर कर दो जितने बच्चे लाइव हो, नहीं तो बहुत पिटोगे मेरे हाथों से, ठीक है? ऐसे समझ में आ रहा है या फिर जब पीपीटी से टीच करते हैं वो? मेरे को जल्दी से पहले थोड़ा रिव्यू दे दो। मेरे को लगता है यार ऐसे ज्यादा समझ में आता है, तो सभी कमेंट करो ऐसे बेटर रहता है या पीपीटी से। पीपीटी में क्या होता है पहले से सब कुछ लिखा होता है, तो फिर उतना अंदर से है ना भावनाएं नहीं आती कि मैं इसको ज्यादा सेटिस्फाई करूं, ठीक है? बट ऐसे क्या होता है हम विद कॉन्सेप्ट सारी चीजों को लेके आते हैं अंदर से निकाल निकाल के, तो इसमें ज्यादा मजा आता है। यहां तक क्लियर है सभी को? भूलोगे तो नहीं भाई ये कॉन्सेप्ट अब? ओके, चलिए आगे बढ़े।
दो हेडिंग्स और हैं यहाँ पर। मोलर उन्नयन स्थिरांक रहता है एक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। एक रहता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, थोड़ी सी हैं बस, ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहां पर आप लिखोगे 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य की, किसी विद्युत अनपघट्य की, किसी विद्युत अनपघट्य की 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु, इसका मतलब होता है 1 मोल। 1 ग्राम अणु का मतलब याद रखना 1 मोल। 1 ग्राम, 100 ग्राम विलायक है, उसमें हमने किसी विद्युत अनपघट्य का क्या बोला भाई, 1 ग्राम अणु। 1 ग्राम अणु का मतलब 1 मोल। घोलने से, घोलने से विलयन के क्वथनांक में, विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं, जो वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं भाई, जल्दी से बताओ। आपके सामने लिखा हुआ है, क्या बोला जाता है उसको, जल्दी से बताया, इतना छोटी छोटी चीजें सामने लिखा हुआ, क्या बोलते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। 100 ग्राम विलायक है और उस 100 ग्राम विलायक में आपने किसी विद्युत अनपघट्य का क्या बोला भाई, 1 ग्राम अणु या 1 मोल घोला। 1 मोल घोलने से विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसको क्या कहा जाता है, मोलर उन्नयन। ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा, मैं क्वथनांक उन्नयन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराने वाला हूं, वहां से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो सभी बच्चे कमेंट कर दिया करो, कंजूसी ना किया। क्लियर है यहां तक सभी को, क्या कहते हैं इसको, उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। भाई इतना सा नहीं बताओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यहां पर क्या करोगे, बस मोलल में है ना 100 की जगह 1000 कर दो बस। और जल के लिए इसका मान जो है ना 5.2 डिग्री सेल्सियस होता है। जल के लिए का मान 5.2 डिग्री सेल्सियस होता है। आपने क्या किया भाई, 1 ग्राम अणु या 1 मोल जल में घोला, कोई भी आप ले सकते हो। आप वहाँ पर ग्लूकोज ले सकते हो, यूरिया ले सकते हो, सुक्रोज ले सकते हो, आप कोई भी ले सकते हो। सचिन याद तो चला था, ठीक है। 1 ग्राम अणु ले लिया, 1 मोल घोल दिया। अब विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि हुई उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको भाई, उसको क्वथना मोलर उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। और जल के लिए इसका वैल्यू होता है 5.2 डिग्री सेल्सियस। आगे मैं यहाँ पर 100 की जगह 1000 कर दूंगा। 1000 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य के, किसी विद्युत अनपघट्य के, अनपघट्य के 1 ग्राम अणु ब्रैकेट में 1 मोल घोलने से, घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसकी वैल्यू भाई, इसका 10 मतलब 10 से डिवाइड कर दो। जल के लिए इसका मान, जल के लिए इसका मान 0.52 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0.52 डिग्री सेल्सियस होता है भाई। तो यहां पर हमें जो मात्रा है ना विलायक की उसको बढ़ा देना है, 1000 ग्राम कर देना है। अब 1000 ग्राम विलायक में, जल में हमने क्या किया, यूरिया का 1 मोल घोल दिया। अब यूरिया के 1 मोल या 1 ग्राम अणु को घोलने के बाद विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि हुई, विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि हुई उसी को क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। छोटी छोटी चीजें बट आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है, रटना नहीं है। जल के लिए इसका वैल्यू आप लोग याद रखना 0.52 डिग्री सेल्सियस होता है। और आप जल में यूरिया घोलो,
सुक्रोज घोलो या फिर कुछ और घोलो, जो भी हमारा विद्युत अनपघट्य है उसको घोलोगे तो क्वथनांक में जो वृद्धि होगी ना वो इतनी होगी। अगर आप यहाँ पर एक फॉर्मूला अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, यहाँ पर कहाँ गए भाई, अगर मोलल के लिए बात कर रहे हो तो बस यहाँ पर 100 की जगह 1000 कर देना। 1000 गुणा KB गुणा W बटे कैपिटल डेल्टा T अपॉन कैपिटल W। यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला बना सकते हो, क्योंकि देखो हमने जो अणु सांद्रता निकाली थी ना वहाँ पर 100 ग्राम माना था। CM हमने जो निकाला था भाई, CM क्या निकाला था जल्दी से बताओ, स्मॉल w बटे स्मॉल m बटे क्या था कैपिटल W बटे 1000 यहाँ पर करेंगे, क्योंकि सांद्रता हमें यहाँ पर मोलल की बात कर रहा है। अब ये 1000 आपका ऊपर पहुंच गया तो 1000 बटे कैपिटल W गुणा स्मॉल w बटे m। ये हम वहीं पर डेल्टा T बराबर KB, तो डेल्टा T बराबर KB इंटू ये पूरी वैल्यू उठा कर रख दो 1000 बटे कैपिटल W गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m, या फिर हमारा क्या आ जाएगा 1000 गुणा KB गुणा स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणा m। अगर यहाँ से m निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो भाई। m बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा 1000 गुणा KB गुणा स्मॉल w बटे डेल्टा T इंटू कैपिटल W। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। मोलर की बात करेगा तो वहां पर आपको 100 यूज करना है, मोलल की बात करेगा वहां पर आपको 1000 यूज करना। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आप लोग देख लो, सुंदर सा प्यारा सा मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। आप लोग उसका आंसर मेरे को कमेंट करना कि फाइनली इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आप लोग ट्राई करना। इसके ऊपर देखो न्यूमेरिकल बोर्ड में आएगा तो किस तरीके से आता है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल। तो यहां पर ये कह रहा है ग्लूकोज के एक जलीय विलयन, ग्लूकोज के एक जलीय विलयन, एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज, जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज, m बराबर 180, m बराबर 180, 100 ग्राम जल में घुला है, 100 ग्राम जल में घुला है, घुला है का क्वथनांक, का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है, 100.34 डिग्री सेल्सियस है। और शुद्ध जल का क्वथनांक, और शुद्ध जल का क्वथनांक, और शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। अगर यहां पर मोलर होता तो 100 वाला फॉर्मूला लगाते, बट यहां पर मोलल बोला है, इसका मतलब हमें 1000 वाला यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कितने बच्चे इस सवाल को कर सकते हैं मेरे को कमेंट करो जल्दी से। कितने बोला है ग्लूकोज के एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज क्या है जल्दी से बताओ। ग्लूकोज हमारा यहां पर विलेय है, ये क्या है विलेय, और जलीय विलयन इसने बोला है, इसका मतलब जल हमारा यहां पर क्या है वाटर, यहां पर हमारा विलायक है, जल क्या है यहां पर विलायक है। अब ध्यान से समझना, 12 ग्राम ग्लूकोज मतलब विलेय, हमें विलेय की मात्रा दे रखी है 12 ग्राम, अणुभार दे रखा है 180, स्मॉल w कितना दे रखा है विलेय का भार 12 ग्राम, विलेय का अणुभार कितना है 180। उसके बाद 100 ग्राम जल में घुला है, विलायक की मात्रा कितनी है 100 ग्राम का क्वथनांक, समझना। अब हमने क्या किया भाई 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोल दिया, विलयन बन गया। अब विलयन का क्वथनांक कितना है बताइए 100.3, मुझे क्वथनांक उन्नयन निकालना है। विलयन का क्वथनांक कितना है 100.34, जल का क्वथनांक कितना होता है वो दे भी रखा है, और शुद्ध जल का क्वथनांक इतना है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक कितना बच्चा 100.34, विलायक का कितना इतना, तो भाई क्वथनांक उन्नयन कितना हुआ 0.34 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, क्या बोला इसने
जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। भाई जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक मतलब केबी की बात वो कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट आखिर करना है। कितने बच्चे, देखो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब सवाल में कुछ नहीं बचा है। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं जल्दी से बताओ भाई, इसको कर लोगे? अब वही फॉर्मूला लगाना है, स्मॉल m बराबर 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल w बटे कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। मेरे को जल्दी से बताओ इसको कर लोगे या नहीं? सॉरी के बी, एक मिनट, डेल्टा टी, स्मॉल m की जगह डेल्टा टी यूज कर लो, ठीक है, इंटू डेल्टा टी। अब बताइए जल्दी से कितने बच्चे इसको कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट करो कितने बच्चे इसको कर पाओगे, कर लोगे या नहीं कर पाओगे, जल्द वो भी मेरे को कमेंट कर दो भाई। पूरा हिंट मैंने दे दिया है, पूरा हिंट दे दिया, क्या है पूरा सवाल कर दिया। कैलकुलेशन करनी है, क्या निकालना है आपको? के बी 1 मानो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो के बी वाई बराबर क्या आ जाएगा? m इंटू कैपिटल W इंटू डेल्टा टी बटे 1000 गुणा स्मॉल w। अब तो कर लोगे यार, अब मत कहना कि सर अब भी नहीं होएगा, अब ये मत बोलना कि सर अब भी नहीं होएगा, नहीं तो पिटोगे मेरे हाथों से। अब कर लोगे सभी, जितने लाए वो कर लोगे या नहीं कर पाओगे भाई, जल्दी से बताओ, कर लोगे या नहीं कर पाओगे? जब आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे, यहां पर कह रहा है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम पदार्थ, 100 ग्राम जल में घुला है, 100 ग्राम जल में घुला है, आगे कह रहा है का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, और आगे आपको जल का केबी दे रखा है, जल का केबी बराबर 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। बताओ इस सवाल को कर लोगे भाई या नहीं कर पाओगे? सवाल ज्यादा टिपिकल नहीं है, कोशिश करोगे हो जाएगा, और कोशिश नहीं करोगे तो नहीं होने वाला, सीधी सी बात है भाई, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। क्या बोला इसने कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम पदार्थ, ये क्या है? विलय की मात्रा, 100 ग्राम जल में घुला है, ये क्या है? विलायक की मात्रा, का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है? विलयन का क्वथनांक। 100 ग्राम जल में घुला है, का क्वथनांक, ये विलयन का क्वथनांक है। और जहां पर जल का क्वथनांक नहीं दे रखा, जल का क्वथनांक आपको पता है, तो आसानी से आप लोग डेल्टा टी का मान निकाल लोगे। हमें पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है भाई, और जल का जो केबी आपको दे रखा है वो ये दे रखा है, सारी चीजें लिख लो जो आपको दे रखी हैं। 6 ग्राम विलय का भार, विलायक का भार कितना है? 100 ग्राम। विलयन मतलब अगर हम क्वथनांक उन्नयन निकालें तो 100.51 माइनस 100, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 होता है, तो यहां पर आपका 0.51 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक उन्नयन निकल के आ जाएगा। हमें जो केबी दे रखा है भाई वो कितना है? 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। निकालना क्या भाई? पदार्थ का अणुभार निकालना, केवल m निकालना है। कर लोगे भाई इस सवाल को, तो मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत इसमें होना चाहिए। कर लोगे भाई? m बराबर 1000 गुणा के बी इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा टी बी गुणा कैपिटल W। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को यहां पर अप्लाई करना है, सारी चीज आपको दे रखे हैं। 1000 के बी कितना भाई? ये रहा 0.51, मैं सारी वैल्यूज को लगाऊं। 1000 के बी कितना है? 0.51। विलय का भार मेरे को कितना दे रखा है? 6 बटे डेल्टा टी बी देखो जरा कितना है? 0.51 है, और
W कैपिटल कितना 100, यहां पर ये आपका कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 का 10 में गुणा करोगे 60, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थ हमारा कौन सा हो जाएगा, यूरिया NH2CONH2, क्योंकि इसी का अणुभार इतना होता है। ठीक है, ये निकल के आ चुका है। इस तरीके से बच्चे लाइव हो, इसका आंसर मैंने निकाल दिया है, बट लाइक और शेयर और कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि इस संडे से हम लोग पर्ची वाला जो खेल चलता था, जो भी बच्चा यहाँ पर नाम निकलेगा उसको 100 मतलब 101 रुपए का इनाम, जो बच्चा एवरी क्लास में हमारे में कमेंट करता है, लाइक करता है, शेयर करता है, किसी एक बच्चे को 101 रुपए का इनाम पर्ची के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है, और प्लस अगर वो चाहता मॉडरेटर बनना तो बना सकते हैं, इस संडे रहेगा तो सभी बच्चे। चलिए, गुड इवनिंग। हिमांक क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हिमांक क्या है, तो आप क्या बताओगे भाई? फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जिस पर कोई द्रव जम जाता है, अर्थात द्रव से ठोस में बदल जाता है, उसी ताप को क्या कहा जाता है? उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है, अर्थात वो जम जाता है, उस ताप को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे आपने सुना होगा शुद्ध जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सभी बच्चों को पता होगा कि जो हमारा शुद्ध जल है, प्योर जल, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, शुद्ध जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करो, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार हमें हिमांक से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? हिमांक अवनमन। जैसे आप लोगों ने क्वथनांक पढ़ा था कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर जल में हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो क्या हुआ था? क्वथनांक में वृद्धि हो गई थी। वैसा ही यहां पर होता, बट यहां पर क्या होता है? हिमांक अवनमन। अवनमन का मतलब कमी। ये तीसरा पॉइंट हमारा चल रहा है इस टाइम, हिमांक अवनमन। तो यहां पर आप क्या लिखोगे भाई? जल्दी से कमेंट करो अगर आप जानते हो तो। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, किसी अवाष्पशील पदार्थ को, किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में, किसी विलायक में घोलने पर, घोलने पर विलायक के हिमांक में, विलायक के हिमांक में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। यह कमी क्या कहलाती है बताइए? यह कमी हिमांक अवनमन कहलाती है। ठीक है, यह कमी हिमांक अवनमन उसी तरीके से है जैसे आप लोगों ने क्वथनांक उन्नयन पढ़ा है, वैसे ही बच्चों हिमांक अवनमन है इसमें, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आसानी से आप इसको समझ सकते हो अगर आपने उसको समझ लिया है तो। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। हिमांक, यह कमी हिमांक अवनमन कहलाती है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इससे पहले हमने उसमें क्या लिखाया था क्वथनांक उन्नयन में, कि किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। उन्नयन का मतलब क्या होता है? अधिक, वृद्धि। और अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, जैसे जल का आपने हिमांक पढ़ा भाई 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर आपने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो क्या अब भी उसका हिमांक उतना ही रहेगा? नहीं, उसमें कमी हो जाएगी। तो जो कमी हो रही है ना, उसी को हिमांक अवनमन कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं, थोड़ा सा जैसे हम लोगों ने उधर डिस्कस किया, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर आपने क्वथनांक उन्नयन क्लियर कर रखा है तो उसी तरीके से बनेगा। ठीक है ना, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, यहां पर वही लिखोगे, किसी विलयन का हिमांक अवनमन, किसी विलयन का हिमांक अवनमन विलेय की अणुक सांद्रता के, विलेय की अणुक सांद्रता, जो हमने सीएम उधर दिखाया था, शायद सभी को पता होगा, चीफ मिनिस्टर, विलेय की अणुक सांद्रता सीएम के समानुपाती, समानुपाती होता है। ठीक है, यही तो हमने बोला था। इससे पहले क्या बोला था? किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन विलेय की अणुक सांद्रता के समानुपाती होता है। बस यहां पर मैंने क्या यूज किया? हिमांक अवनमन की बात हो रही है तो हमने यहां पर हिमांक अवनमन ले लिया। कोई नया चीज यहां पर देखने को मिला? नहीं ना। आगे लिखिए, यदि हिमांक अवनमन, यदि हिमांक अवनमन डेल्टा टी
एवं विलेय की अणुक सांद्रता, विलेय की अणुक सांद्रता क्या हो, विलेय की अणुक सांद्रता CmO2। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, डेल्टा टी प्रपोर्शनल Cm। तो यही तो हमने उधर भी किया था बच्चों, बताइए यहां तक हमने कुछ नया किया? सभी कमेंट करो जितने भी बच्चे लाइव हो, क्या हमने यहां पर कुछ नया किया? नहीं किया ना। तो यहां पर आता है आपका KF, F का मतलब फ्रीज, Cm, जहां KF क्या है, यहाँ KF है आपका हिमांक अवनमन स्थिरांक, किसका, विलायक का हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलूं बच्चा, कि अगर आपको हिमांक अवनमन निकालना है, एक आपको विलियन दे रखा है हिमांक अवनमन, अगर आपको निकालना है डेल्टा टी, तो आप कैसे निकालोगे बताइए? अगर आपको हिमांक अवनमन निकालना है तो कैसे निकालोगे, बता सकता है कोई बच्चा? बताइए। आसान है यार, कैसे निकालोगे? देखो समझना, मैंने क्या बोला कि हिमांक अवनमन का मतलब है कमी, इसका मतलब विलायक का हिमांक ज्यादा होगा, और जब हमने विलियन बना लिया तो उसका हिमांक कम होगा, सीधी सी बात है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, विलायक का हिमांक जो है, विलायक का हिमांक, इसको मैं टी मान लूं, आपका जो मन करे आप वो मान सकते हो। तो विलायक के हिमांक में से हम विलियन के हिमांक को घटा देंगे, माइनस विलियन का हिमांक, इसको आप टी डैश मान सकते हो, टी नॉट मान सकते हो, जो आप मानना चाहते हो मान सकते हो, क्योंकि यहां पर विलायक का हिमांक विलियन के हिमांक से ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि विलियन के हिमांक में कमी हो रही है, वहां पर उन्नयन वृद्धि हो रही थी, यहां पर कमी हो रही है, इसी वजह से वहां पर हमने क्या किया था क्वथनांक उन्नयन के लिए, विलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। बट यहां पर क्या होगा बच्चा, विलायक के हिमांक में से विलियन का हिमांक हमको घटाना पड़ेगा, तब जाकर हमें हिमांक अवनमन मिलेगा कि हिमांक में कितनी कमी हुई है। ठीक है ना? तो कोई बड़ी बात यहां तक किसी भी बच्चे को मेरे को नहीं लगता लग रही होगी, यहां तक सबको क्लियर है? आगे की कहानी वही है जैसा हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। आगे वही विलायक की मात्रा को, विलायक की मात्रा को 100 ग्राम के सापेक्ष, 100 ग्राम के सापेक्ष व्यक्त करने पर विलेय की अणुक सांद्रता, विलेय की अणुक सांद्रता निम्न होगी, निम्न होगी। क्या होगी? 100 ग्राम के सापेक्ष आप उसको व्यक्त कर रहे हो। ठीक है, तो Cm वही भार बट्टे अणुभार, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार बट्टे विलायक आयतन तेजी में होता है। बट यहां पर हमने उसको 100 ग्राम के सापेक्ष व्यक्त किया है। किसके सापेक्ष व्यक्त किया बच्चा? 100 ग्राम के सापेक्ष व्यक्त किया है। तो हम क्या करेंगे, विलायक की मात्रा बटे 100, बस इतना आप लोग यहां पर कर दोगे, तो ये वैल्यू आपकी ऊपर पहुंच जाएगी 100 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ये हमारी विलेय की अणुक सांद्रता निकल के यहां पर आ चुकी है। तो बताओ यहां तक मैंने कुछ नया किया? सब कुछ बच्चों उसी तरीके का चल रहा, बस यहां पर हमने हिमांक अवनमन, वहां पर हमारा क्वथनांक उन्नयन चलता था, यहां पर हमारा हिमांक अवनमन चल रहा है। यहां तक क्लियर है सभी को? तो मेरे को जल्दी से कमेंट कर दो। अब हमें कुछ नहीं करना, ये जो Cm का वैल्यू आपका निकला है इसको आप उठा के यहां पर रख दो, बस ये वाली वैल्यू आप यहां पर उठा के रख दो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा। समीकरण 1 में रखने पर Cm का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या था बच्चा? वो था हमारा डेल्टा टी बराबर KF इंटू Cm। तो Cm अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, ये रहा 100 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे 100 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ये क्या निकल के आया बच्चा? ये डेल्टा टी का मान निकल के आ गया।
आप चाहो तो यहाँ से इसका अणुभार भी निकाल सकते हो। तो m अगर आप यहाँ से निकालोगे, m क्या आएगा, इसको यहाँ पहुँचा दो, 100 इंटू के एफ इंटू स्मॉल w बटे कैपिटल W इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये m का मान अगर हम यहाँ से विलेय का अणुभार निकालना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको सारी चीजें इसमें नहीं पता है, जैसे के एफ हमारा क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, स्मॉल w क्या है, विलेय का भार। डेल्टा टी क्या है, हिमांक अवनमन। डेल्टा टी क्या है, हिमांक अवनमन है। और कुछ रह गया भाई, के एफ हो गया, स्मॉल w, m आपको पता है विलेय का अणुभार है, m क्या है, विलेय का अणुभार। और जो कैपिटल W है ये क्या है हमारा, विलायक का भार। विलायक का भार अगर आपको नहीं पता है तो हमने ये जो फॉर्मूला बनाया है, क्या हमने कोई नया फॉर्मूला इन्वेंट किया है? अगर मैं आपसे पूछूं, नहीं यार, जो हम लोगों ने पढ़ रखा था क्वथनांक उन्नयन में उसी तरीके से हम लोग चले हैं। बस यहाँ पर नई चीज क्या है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो वह ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, अर्थात द्रव से ठोस में बदल जाता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। हिमांक अवनमन क्या होता है, अगर हमने उस विलायक में कोई अशुद्धि मिला दी, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, तो अब उस विलायक के हिमांक में कमी हो जाएगी और जो कमी होगी उसी को हिमांक अवनमन कहा जाता है। तो किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक में जो कमी होती है, विलायक के हिमांक में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है, और इसी कमी को बच्चों हिमांक अवनमन कहा जाता है। और विलयन का जो हिमांक अवनमन है वो विलेय की अणुक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये आगे की कहानी वही है जो आप लोग अब तक पढ़ चुके हो, कोई नया नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर सभी को? देख लीजिए हमारे पास ये फॉर्मूला एक बन चुका है, मेरे को नहीं लगता है इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए। आज हमने वहां पर बात की थी, मैंने यहां पर 3 पात्र ले लिए, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तीनों में मैंने वाटर ले रखा है विलायक, बट जो विलेय है वो सभी में हमारा अलग अलग है। किसी विद्युत अनपघट्य की समअणुक मात्रा घोलने से सभी विलयन, जितने विलयन बनेंगे सभी विलयन एक ही ताप पर जमेंगे। यहाँ वो नहीं होगा, ठीक है, उबलेंगे नहीं या जमेंगे। यहाँ लिख लीजिए, विभिन्न विद्युत अनपघट्य की किसी विलायक में, किसी विलायक में विभिन्न विद्युत अनपघट्य की, विभिन्न विद्युत अनपघट्य की, विद्युत अनपघट्य की सम अणुक मात्रा घोलने से, सम अणुक मात्रा घोलने से सभी विलयन एक ही ताप पर जमेंगे। ठीक है, एक ही ताप पर जमेंगे। वहां पर उबलेंगे था, यहाँ पर जमेंगे हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 पात्र ले रखे हैं भाई, हो सकता है ज़्यादा भी आप ले लो, विद्युत अनपघट्य बस अलग अलग होने चाहिए सभी में, जो भी आप ले रहे हो। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, नॉट ओनली सॉल्वेंट। ये आप विलायक मत समझना, इसमें हमने विलयन ले रखा है। तो जो पहला पात्र आपको दिख रहा है, इसमें हम लोगों ने जो भी मात्रा, अगर आपने यहाँ पर सपोज करो 100 ग्राम आपने वाटर ले रखा है, तो सभी में आपको 100 ग्राम वाटर ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल है, मात्रा कितनी भी हो सकती है, बट सभी में समान हो चाहिए। यहाँ पर भी मैं 100 ग्राम लेना है और यहाँ पर भी हमें 100 ग्राम वाटर लेना है, यहाँ पर भी 100 ग्राम वाटर। अब उस 100 ग्राम वाटर में पहले वाला जो बीकर आपको दिख रहा है, इसमें हमको 6 ग्राम यूरिया घोलना है। जो आपको दूसरा पात्र दिख रहा है, इसमें हमें 18 ग्राम ग्लूकोज घोलना है। मात्रा याद रखना, 18 ग्राम ग्लूकोज। और जो तीसरा पात्र है, इसमें हमें 34.2 ग्राम स्यूक्रोस या चीनी घोलनी है, स्यूक्रोस या चीनी। ठीक है, अब क्या होगा भाई सर, मात्राएं तो सभी में अलग अलग हैं। अगर मैं इसकी मात्रा देख रहा हूं तो मेरे पास 6 ग्राम यूरिया है ओनली। अगर मैं ये देख रहा हूं तो भाई यहाँ पर 18 ग्राम ग्लूकोज है। सर यहाँ पर 34.2 ग्राम स्यूक्रोस है,
सर फिर एक ही ताप पर कैसे जमेंगे जब मात्राएं अलग अलग हैं? आपने तो वहां पर समरूप मात्रा बोला है, समान मात्रा बोला है, आप जवाब कर सकते हो। बट आप एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर हम यहाँ पर मोलों की संख्या निकालें, ये तो भार है, अगर हम इसकी समरूप मात्रा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मोलों की संख्या अगर फाइंड आउट करेंगे, 6 ग्राम यूरिया है, यहाँ पर आप इसको 60 से बचुआ डिवाइड करोगे, 60 मतलब 6 से 60 को डिवाइड करोगे कितना आ गया 10, 10 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.1 मोल आ गया। सेम अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ, 18 ग्राम ग्लूकोज है, फॉर्मूला शायद सभी को पता होगा, यूरिया का होता है NH2CO NH2, तो आप इससे इसका अणुभार निकालोगे तो वो 60 ही निकल के आएगा। आप लोग ट्राई कर लीजिए। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, सभी को कॉम्बिनेट कर लेना 60 निकल के आ जाए। इतना तो सीखना पड़ेगा, इंटर में पढ़ रहे हो, छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। अब 18 को भाई किससे डिवाइड करना है, 180 से। 18 को 180 से डिवाइड करोगे तो 10, 18 से 180 को डिवाइड करोगे 10 टाइम्स कट जाएगा, और 10 से आप 1 को डिवाइड करते हो तो कितना आएगा बच्चों 0.1, ये भी 0.1 मोल आ गया। सेम मैं इसको करूंगा, 34.2 है, और इसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो C6H12O6 होता है, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, ऐसा सभी को पता होगा। और जो सिक्रोस है इसका होता है C12H22O11, ठीक है, ये सिक्रोस का फॉर्मूला है अगर आपको नहीं पता है। तो ये 34.2 ग्राम हमारे पास सिक्रोस है, चीनी है, चीनी का नाम तो सुने हो ना। इसको हम क्या करेंगे 342 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका अणुभार 342 होता है। पॉइंट से आप यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, 342 से इसको डिवाइड करोगे 10 टाइम्स कट जाएगा, और 10 से 1 को डिवाइड करोगे तो आपका 0.1 मोल निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं मात्राएं देखूं सभी में, तो यहाँ पर आप कितना देख रहे हो 0.1 मोल, यहाँ पर कितना देख रहे हो 0.1 मोल, यहाँ पर कितना देख रहे हो 0.1 मोल, मतलब तीनों ही विलयनों की मात्राएं कैसी हैं, अगर तीनों विलयन बने हैं तो विलय की मात्रा कैसी है, समअणुक है सभी में। तो अगर आप इन तीनों विलयनों को जमाओगे ना, ठंडा करोगे, तो ये सभी के सभी एक ही ताप पर जमेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला फॉर एग्जाम्पल है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही जाने वाला भाई, तो 0 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर आप कह लो सर इतना क्यों, ये क्यों, वो क्यों। मान के चलिए भाई ये -2 डिग्री सेल्सियस पर जमा, ये -2 डिग्री सेल्सियस पर ही जमेगा, और ये भी -2 डिग्री सेल्सियस पर ही जमेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर यूरिया 6 ग्राम है, यहाँ पर 18 ग्राम है, यहाँ पर 34.2 ग्राम है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मोलों की संख्या देखनी है। यहाँ पर 0.1 मोल है, यहाँ पर भी 0.1 मोल है, और यहाँ पर भी 0.1 मोल है, तो सभी विलयन जो भी हमने ले रखे हैं ये सभी विलयन एक ही ताप पर जमेंगी, ठीक है ना। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बच्चों पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है तो मेरे को जल्दी से बताओ, लाइक शेयर कर देना जितने बच्चे लाइव हो इस टाइम, ठीक है। लाइक शेयर में आप लोग बड़ी कंजूसी करते हो यार, लाइक एंड शेयर कर दो जितने। देखिए 145 बच्चे लाइव हैं, 108 लाइक हैं, बहुत पिटोगे मेरे हाथों से, मतलब सब कुछ कहने से ही करोगे, अबे कभी खुद भी कर दिया करो यार बिना कहे। यहां तक क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट, बता लीजिए मोलर या फिर ग्राम अणुक, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। तो यहां पर जो विलायक की मात्रा है वो कितनी लेनी है 100 ग्राम, 100 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य, विद्युत अनपघट्य का मतलब ऐसा विलय जो विलयन में आयनों में विघटित ना हो, आयनों में न टूटे, उसको क्या कहा जाता है, विद्युत अनपघट्य कहा जाता है, पता होगा। अगर मैं बात करता हूं मोलल की, एक होता है ना, मैंने दो चीज बताई थी आपको, एक मोलर और एक मोलल, अगर आपने पढ़ रखा है तो शायद सभी को पता होगा, ठीक है। मोलर का मतलब ग्राम अणु, मोलल अवनमन स्थिरांक, दोनों में आपने अंतर क्या देखा था। अगर आप मेरे साथ रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो मेरे को बताओ, एक है मोलर मतलब ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, और एक है मोलल अवनमन स्थिरांक। दोनों में पता है बच्चा अंतर क्या है, कि जो मोलर अवनमन स्थिरांक है यहां पर जो विलायक की मात्रा है वो 100 ग्राम लेनी है, और यहां पर जो मात्रा है ना वो 1000 ग्राम लेनी है, बस इतना सा अंतर है दोनों में, अदरवाइज दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है ना। देख लीजिए यहां तक पहले, फिर मैं आपको आगे डिस्कस कर रहा हूं, ज्यादा टिपिकल नहीं है। आगे बढ़े फिर, ठीक है। यहां पर यही लिखोगे 100 ग्राम विलायक के सापेक्ष आप इसको व्यक्त करो, कितने के सापेक्ष 100 ग्राम विलायक के सापेक्ष। तो 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य की, किसी
विद्युत अनपघट्य। जैसे अगर NaCl ले लूँ तो वो आयनों में टूट जाएगा विलयन में जाते ही, ठीक है, Na+Cl-। लेकिन अगर हमने ग्लूकोज ले लिया, अगर हमने सिक्रोज ले लिया तो ये आयनों में विघटित नहीं होते। तो 100 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सिक्रोज, ये क्या है, विद्युत अनपघट्य हैं। विद्युत अनपघट्य की 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु का मतलब जानते हो सभी, बताइए 1 ग्राम अणु का मतलब सभी को पता होगा शायद, मेरे को इतना तो विश्वास है। तो 100 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य की 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु का मतलब क्या होता है, 1 मोल। कितने बच्चों को पता है कि भाई 1 ग्राम अणु का मतलब 1 मोल होता है? सभी को पता है, सभी को पता है यार, इतना तो मैं विश्वास कर सकता हूं, ठीक है, इतने तो आप समझदार हो। तो 100 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम अणु या फिर 1 मोल को घोलने से हिमांक में जो कमी आती है उसे क्या कहते हैं भाई, कमी आती है उसे क्या कहेंगे, जल्दी से बताओ। हिमांक में जो कमी आती है जल्दी से बताओ, उसको क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, लिख रहा है ऊपर, क्या कहेंगे? कमी आती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। सेम मैं यहां पर भी करूंगा भाई, यहां पर मेरे को बस 100 ग्राम की जगह, यहां पर अगर आप फॉर्मूला की बात करोगे तो जो आप लोगों ने पीछे पढ़ रखा है ना m बराबर 100 वाला, वही फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई कर दोगे। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया फॉर्मूला यहां पर इन्वेंट करना है। नीचे वाले में जो 100 ऊपर लगा रहे हो उसे चेंज कर देना बस। और आपने पता है भी बनाया कैसे है, आप लोग जानते हो हर चीज को ना, अगर आपको याद नहीं आया तो बनाना सीख लो यार। डेल्टा टी बराबर क्या था, KF इंटू CM। डेल्टा टी बराबर KF इंटू CM की जगह क्या था, थोड़े से दिमाग दे रखा, उसको यूज कर लिया करो, ठीक है ना। क्या था, 100 अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल w बटे स्मॉल m, यही तो था। अरे W अपॉन M बटे W अपॉन 100 था, 100 आपको ऊपर पहुंच गया था। ये 100 ग्राम वाली बात है। अगर 1000 ग्राम वाली बात होगी तो यहां पर आप लिख लीजिए 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य की, किसी विद्युत अनपघट्य की, अनपघट्य के 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु, अभी मैं पूरा समझाऊंगा क्या मैं बात कर रहा हूं, मतलब 1 मोल, 1 ग्राम अणु या 1 मोल को घोलने से हिमांक में जो कमी आती है, उसे क्या कहते हैं, उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है बच्चों, दोनों में छोटा सा अंतर है जो आप देख भी पा रहे हो कि अगर हम 100 ग्राम विलायक की बात करते हैं तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि हमने भाई किसी पात्र में एक 100 ग्राम वाटर ले रखा है, ठीक है, हमारा 100 ग्राम वाटर है। अब हमने क्या किया भाई, इसमें यूरिया का 1 ग्राम अणु मिला दिया, मतलब यूरिया का 1 ग्राम अणु का मतलब जानते हो, 1 मोल का मतलब जानते हो, हमने इसमें 60 ग्राम यूरिया घोल दिया। अरे 60 बटे 60 1 मोल निकल के आ जाएगा, हमें ग्राम अणु को घोलना है। अब इस 60 ग्राम यूरिया को घोलने के बाद इस विलायक के हिमांक में जो कमी हुई उसको कहा जाता है मोलर अवनमन स्थिरांक। अगर मैं इसकी जगह पर 100 ग्राम की जगह अगर मैंने 1000 ग्राम कर दिया, विलायक की मात्रा को बढ़ा दिया, भाई हिमांक में कमी तो आएगी बट कम आएगी अब, ठीक है। तो 1000 ग्राम में यूरिया उतना ही लेना है 60 ग्राम, अब जो कमी होगी उसको मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। बस ये अंतर है दोनों में, अदरवाइज कोई भी अंतर आप देख नहीं सकते हो। 1 ग्राम अणु का मतलब आप लोग जानते हो 1 मोल, अगर आपको किसी भी विलय का निकालना है तो जो मात्रा है उसकी उसमें उसके अणुभार से डिवाइड कर दो तो आपको उसकी ग्राम अणु में या फिर मोल में मात्रा मिल जाएगी, ठीक है ना बच्चों। हम इसके लिए अगर यही फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा भाई, m बराबर 100 की जगह 1000 यहां पर पहुंचा दो इसे, इंटू KF इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा टी गुणा
कैपिटल डब्ल्यू। ये मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो आप सभी की समझ में आ रहा होगा कि हमने ऊपर वाला कैसे बनाया भाई, 100 ग्राम के सापेक्ष जब हमने विलायक की मात्रा को रिप्रेजेंट किया। अगर हम 1000 के सापेक्ष व्यक्त कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो मोलर या ग्राम अड़ुक अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, ये आपकी समझ में आ गया। मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, ये भी आपके समझ में आ गया हो। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो है या नहीं है, ठीक है। पीडीएफ देख लिया करो ऐप में, ये सब कुछ अपडेट कर रखा है, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे हमारे नए आए हैं, अभी अभी जुड़े हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एक बार थोड़ा थोड़ा देख लो। हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है। हिमांक किसे कहते हैं, जिस ताप पर कोई द्रव जम जाता है ना उसको क्या क्या कहा जाता है, उसका हिमांक कहा जाता है। जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हिमांक अवनमन की बात आएगी तो अगर जो विलायक है, अगर हमने उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जो वाष्प में परिवर्तित ना हो, अवाष्पशील पदार्थ को मिलाने के बाद जो हिमांक में कमी हुई उसको क्या कहा जाता है, उसको हिमांक अवनमन कहा जाता है, ठीक है। अब विलयन का जो हिमांक अवनमन है वो विलय की अणुक सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात वो सांद्रता पर डिपेंड करता है। अगर हमने सांद्रता को बढ़ाते गए, मात्रा को बढ़ाते गए तो जो क्वथना हिमांक अवनमन है वो भी बढ़ता चला जाए, ठीक है। तो हिमांक अवनमन डेल्टा टी और विलय की अणुक सांद्रता सीएम से रिप्रेजेंट करें तो ये फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ पर अगर अनुक्रम अनुपाती का साइन हटाएं तो यहाँ पर आपका के एफ आ जाएगा। के एफ हमारा क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक किसका, विलायक का। अगर आपको हिमांक अवनमन निकालना है तो भाई आप सभी ने क्या देखा कि हमने विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, अब वो क्या बन गया, विलयन। विलयन जो बना है उसके हिमांक में कमी आएगी। तो अगर आप हिमांक अवनमन कितनी हिमांक में कमी हुई है वो देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जो विलायक का हिमांक है उसमें से विलयन के हिमांक को घटा दीजिए तो आपको हिमांक अवनमन बच्चों मिल जाएगा। अगर विलायक की मात्रा को 100 ग्राम के सापेक्ष व्यक्त करें तो विलय की अणुक सांद्रता कुछ इस टाइप से होगी। तो मैंने आपको बता दिया विलय का भार बटे विलायक की मात्रा 100 ग्राम के सापेक्ष व्यक्त करो तो W/100 कर दो, ठीक है। उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला आपको बना के समझाया भाई। और अगर आपके बाद मैंने विलायक में भिन्न विद्युत अनपगट्य वाली वो वाली कंडीशन बताई कि मैंने यहाँ पर 3 सॉल्यूशन बना रखे हैं, जिनमें हमने एक में 6 ग्राम यूरिया, एक में 18 ग्राम ग्लूकोज, एक में 34.2 ग्राम सुक्रोज घोला हुआ है। तो ये सभी विलयन एक ही ताप पर जमेंगे, ठीक है। उसके बाद मोलर अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं और मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, ये दोनों हेडिंग्स मैंने आपको समझाई। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में वो समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स आता है, आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आपको कराता हूं, देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। यहां पर कह रहा है पहला न्यूमेरिकल 0.48 ग्राम, 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में, ये विलायक है हमारा, 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। आगे कह रहा है यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। इसको कितने बच्चे कर सकते हैं मेरे को कमेंट करिए, सभी जितने भी लाइव हो इस टाइम। इफ यू विल ट्राई यू कैन डू। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप सभी को पता है। और लाइक शेयर करते रहना, कंजूसी मत करने तो हम बहुत पीटेंगे तुमको। नहीं चाहते हो ना पिटना तो कर दिया करो, ठीक है। अच्छे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, कंजूसी ना किया करो। चलिए इसको करिए, कितने बच्चे कर सकते हो। सवाल बड़ा सिंपल सा यार, क्या बोला उसने देख लीजिए आप लोग कि 0.48 ग्राम हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है, विलेय है। ये विलेय का भार आपको दे रखा है, 0.48 क्या है, विलेय का भार है। और ये 10.6 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। ये क्या है, विलायक है। घोलने पर हिमांक में कितनी कमी हुई, 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। यौगिक का अणुभार पूछा है और हमें बेंजीन का जो मोलल अवनमन स्थिरांक के बच्चों वो भी दे रखा, मैं यहां पर लिखूंगा। एक चीज और दे रखी है, बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक
मोलल अवनमन स्थिरांक, ये आपको दे रखा है भाई इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। कितना दे रखा है? 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। अब बताइए इसको कर सकते हो बच्चों? अभी देखो 200 प्लस लाइव बच्चे नहीं पहुंचे, बड़ी बेकार बच्चों यार। मुस्कान रावत, मैं अपना नाम नहीं दे सकता भाई, ठीक है, वहाँ पर 4 टीचर्स हैं। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, हम लोग है ना एवरी मंथली टीचर जो भी रहेगा उसको इनाम विनाम दिया करेंगे। संडे हमारे उदयपाल सर अभी तक लीडिंग हैं, उन्होंने 80% के साथ अभी तक टॉपर बने हुए हैं भाई। तो इस बार जो प्राइज़ आएगा मंथली वाला, सितंबर मंथ वाला, वो उन्हीं को जाने वाला है। आप सभी के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पर उदयपाल सर अच्छा पढ़ाते हैं, उसके बाद शायद सचिन सर हैं, फिर सुनहरी सर हैं, फिर वर्षा मैम है, ठीक है। ये हमारे वो हैं टीचर्स जिनकी आप लोगों ने फीडबैक दिया है। ये ज़रूरी है, देखो हमें पता चलना चाहिए कि आप लोगों को कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है, जिससे कि अदर टीचर्स पर थोड़ा सा इंप्रेशन पड़े, वो भी अपने आप को थोड़ा सुधारें, ठीक है। तो मैं अपना नाम वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। जल्दी से बताओ। हाँ, आदर्श जी द्विवेदी, ठीक है, बोलिए। देखिए जल्दी से बताओ भाई, ये वाला करो। इसका आंसर अगर आपको आता है तो मेरे को जल्दी से बताओ भाई। न्यूमेरिकल्स देखो किसी भी बुक की आप उठा सकते हो, ठीक है, जो आपके पास रेफरेंस बुक है उसके न्यूमेरिकल्स करो। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करो। पीवाईपी आप उठा के देखोगे तो यार आपको इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आपके पास कोई भी बुक हो, एक्स वाई जेड, बस बुक होनी चाहिए, उसमें न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, आप उनको करिए। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स दे रखे होंगे। अब ऐसा नहीं कि भाई कोई डिफरेंट बुक है तो उसमें कोई डिफरेंट टाइप का हुआ, टॉप पैटर्न यही रहेगा। टिपिकल न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से आते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं आते हैं, वो मैंने प्रैक्टिस सेट में दे रखे हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। जो बच्चे हमारे पेड हैं उनको पता होगा, तो वहाँ पर आप न्यूमेरिकल्स को लगाओ। जो बच्चे हमारे पेड हैं, मैंने प्रैक्टिस सेट विलियन वाले चैप्टर का आई थिंक दे रखा है, अगर नहीं दे रखा तो मैं एक बार चेक करूँगा, उसे अपडेट कर दूंगा। तो वहाँ से आप इन न्यूमेरिकल्स को लगा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाना, ठीक है बच्चों। हो गया सभी का या नहीं हुआ? नहीं, सिकंदर मैं अच्छा नहीं हूँ भाई ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई। सभी टीचर अच्छा पढ़ा। देखो रुचि सभी कोशिश तो अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, बट डिपेंड करता है कि हम सामने वाले बच्चे को कितना सेटिस्फाई कर पाते हैं। अब मैं भी देखो, अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो मेरे को भी 10-11 साल हो गए, बट शकल देख के ऐसा लगता है जैसे 1-2 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं 2011 से टीच कर रहा हूँ भाई, 2011 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उम्र पे मत जाना, शकल देख के लगता नहीं है कि मेरी उम्र, छोड़ो चलो क्या तारीफ करें। चलिए अब देखो इसको करोगे कैसे, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ये क्या दे रखा है, विलय का भार, मतलब स्मॉल w 0.48 ग्राम, 10.6 ग्राम बेंजीन। बेंजीन क्या है, विलायक है, और विलायक का भार कैपिटल W आपको कितना दे रखा है इसने, 10.6 ग्राम। उसके बाद घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। तो ये क्या है, हिमांक अवनमन डेल्टा टी 1.8 डिग्री सेल्सियस। यौगिक का उभार m पूछा है। बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक, ये क्या दे रखा आपको, Kf कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। अब देखो मोलल वाली कंडीशन है, आपको वही वाला फॉर्मूला 1000 वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। आप सभी ने फॉर्मूला याद कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लो। क्या निकालना है, m बराबर 1000 गुणा Kf गुणा स्मॉल w बटे डेल्टा टी गुणा कैपिटल W। एक बार मैच कर लो, यही है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर बनाया है Kf इंटू डब्लू डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं भाई, बस उन वैल्यूज़ को लगा दीजिए, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को लगा दीजिए। आपको जो दे रखी हैं तो 1000 है, Kf हमें कितना दे रखा भाई, 5 दे रखा है। स्मॉल w की बात करूंगा तो 0.48 दे रखा है। कैलकुलेशन को सीखे, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, न्यूमेरिकल्स बेटा दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। और न्यूमेरिकल्स कब कर पाओगे, जब आप खुद से उनको करने का प्रयास करोगे, ठीक है। डेल्टा टी कितना भाई, 1.8 है, तो मैं यहाँ पर 1.8 लगा दूंगा। और कैपिटल W कितना भाई, आ गया, अरे 10.6 है, ठीक है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट खत्म, ठीक है। 106 नीचे रह गया, 18 रह गया। आप इनको काट पीट लीजिए भाई, 24 यहाँ पर ही कटेगा 50 3 टाइम्स, 6 से काट दीजिए, 6 × 18, 6 चौके 24। ऊपर और नीचे इनका मल्टीपल कर लीजिए पहले, 5 चौके 20, 1000
गुणा 20 बटे 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 159, सॉरी 3 पंजे, ठीक है, 3 तिया 9, 5 तिया 15, इनका मल्टीपल करोगे तो ऊपर आ जाएगा 20,000 बटे 159। अब इनको डिवाइड करने के बाद भाई कितना आ रहा सभी का मेरे को कमेंट करो। कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस आपका एंड हो जाए नवंबर तक, अक्टूबर चला हो जाएगा नवंबर तक, टेंशन ना लो, ज़्यादा सिलेबस नहीं है। ये तो 15 दिसंबर लास्ट बोला था, उसके बाद आपका रिवीजन विवीजन चलेगा, एप्लीकेशन में भी यही प्रोसेस रहेगा, ठीक है, जो बच्चे पेड हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और देना चाहूँगा भाई, एक क्वेश्चन आप लोग और करिए, देखते हैं उसको कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कल वाष्पदाब अवनमन चलेगा, ठीक है, वहाँ पर आपका राउल्ट का नियम आता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको आप अच्छे से समझना, कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए। तो इसमें कह रहा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज, 2.25 ग्राम ग्लूकोज, इसका जो अणुभार है वो दे रखा है 180, अणुभार कितना दे रखा है 180। उसके बाद कह रहा है को 25 ग्राम जल में घोलने पर, को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, की कमी होती है। तो ये कमी हो रही है, ये क्या दे रखा आपको हिमांक अवनमन, ठीक है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, क्या ज्ञात करना है, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, स्थिरांक की गणना कीजिए। इसको कितने बच्चे कर सकते हो कमेंट करना जरा, इसको कर सकते हो नहीं लेने का, ठीक है। इसको कैसे करोगे जरा समझ लीजिए इसका सॉल्यूशन। इसने हमसे कहा है कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज है, ये क्या है हमारा विलेय है। स्मॉल w कितना दे रखा है 2.25 ग्राम, ग्लूकोज का अणुभार m कितना दे रखा आपको 180, 25 ग्राम जल में, विलायक की मात्रा कैपिटल W कितना है 25 ग्राम है, इतने डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई। तो ये क्या दे रखा आपको बताइए, डेल्टा टी हिमांक अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस, और के एफ आपको फाइंड आउट करना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, m बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल w बटे डेल्टा टी गुणा कैपिटल W। निकालना क्या आपको, इसमें निकालना क्या है के एफ, इसके नीचे आप 1 मानोगे, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, के एफ बराबर हो जाएगा m इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल W बटे 1000 गुणा स्मॉल w। अब केवल और केवल आपको जो वैल्यूज दे रखी है ना, बस ये पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकल के आ जाएगा। m कितना है भाई 180, डेल्टा टी कितना है आपका 0.93, कैपिटल W कितना है 25 बटे 1000 गुणा स्मॉल w कितना है 2.25, पॉइंट हटा दीजिए, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 से आप इसको काटोगे तो 25 निम्मा 225 हो गया, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 9 से 20 बार कट गया, अभी 1 जीरो से 0 कट गया, तो ये रह गया 2 गुणा 0.93, आई थिंक यही है। 93 दूनी कितना होता है भाई 1.86, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, ठीक है 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, ये हमारा AF निकल के आ जाएगा। वैसे मैंने आंसर बता दिया, वैसे मेरे को आंसर नहीं बताना था, बट हो गया गलती भाई, एडजस्ट कर लो। तो ये है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पर ख़त्म करूँगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपका होगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है।